हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12 का चैप्टर 9 कर रहे हैं, जो कि आपका क्लोनिंग वेक्टर्स का आज टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्लोनिंग वेक्टर्स आपके होते क्या हैं। तो हम पहले छोटा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ इसका। वैसे तो हमने नेक्स्ट क्लास में क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में आई थिंक पढ़ा होगा, बट देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स, अब मैं अगर वेक्टर्स सिर्फ अगर बोलूँ ना कि वेक्टर्स क्या होते हैं तो आप क्या बोलेंगे? जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को कैरी करके ले जा रहे हैं या ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वेक्टर एक तरीके से वाहक, किसी बीमारी को एक जगह एक ह्यूमन से दूसरे में फैला रहे हैं या फिर ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आपका फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। और फिर वहाँ पे उनकी बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं जिसको हम क्लोन बोलते हैं, या फिर वो आपका क्लोनिंग का प्रोसेस होता है। तो वो क्लोनिंग वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो आपके फॉरेन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर होस्ट सेल के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होकर बहुत सारी कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है। यू नो दैट कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो हैं उनमें इतनी काबिलियत होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में, और वो डिपेंड नहीं करते, मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के बिना वो क्या कर सकते हैं, आपका रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज आपका ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। और वहीं पे प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। तो आपको इस लाइन को याद रखना है कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में इतनी काबिलियत होती है कि वो आपका रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है, और क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो हैं, ये आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये क्या होते हैं? मैंने अभी क्या बोला था, जो ऐसे वायरस होते हैं जो आपका बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं या उनको मार देते हैं। अब बैक्टीरियोफेज का हाई नंबर पर सेल होता है, मतलब एक सेल में बहुत ज़्यादा नंबर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉपी बना पाते हैं अपने जीनोम की विद इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। तो जैसे ना अब आपका एक यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि आपका बैक्टीरियोफेज है, आपने इसका क्लास 11th में आई थिंक पढ़ा होगा इसका ऐसे डायग्राम, और यहाँ पे आपका उसका कंटेंट है। तो जब आपका ये आपका बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, तो ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपना जो कंटेंट है, जो डीएनए है, वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर उस डीएनए के इधर प्रोटीन की कोट बनेगी और फिर ये बहुत ज़्यादा आपका कॉपीज़ बनेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि बैक्टीरियोफेज जो है वेरी हाई कॉपी नंबर होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बना पाते हैं, ठीक है। अब कुछ प्लाज्मिड्स में क्या होता है, या तो वो एक सेल में एक कॉपी बना पाएंगे या फिर 2 कॉपी बना पाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 15 से 100 कॉपीज़ भी बना पाते हैं, और कुछ नंबर इनसे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि अगर आपका कोई प्लाज्मिड है, मान लो ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको मैंने बैक्टीरियल सेल के अंदर डाला, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में हो सकता है कि ये सिर्फ एक कॉपी बनाए, हो सकता है ये 2 कॉपी बनाए, हो सकता है ये एक ही सेल के अंदर 15 से 100 कॉपीज तक बना दे, या फिर ये उससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, मतलब अगर हम इतने काबिल हुए, अगर हम कर पाए कि मतलब मैं बाहर से किसी भी उसका एलियन पीस डीएनए का लाती हूँ और मैं प्लाज्मिड में क्या करती हूँ, उसको अटैच करवा देती हूँ, यहाँ पे जोड़ देती हूँ उसको, ये आप मान लीजिए मैंने जोड़ दिया, ठीक है। और फिर मैं इसको बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड डीएनए के साथ मैंने लिंक कर दिया। अब जब मैं इसको किसी बैक्टीरिया में डालूंगी तो जितना इसका कॉपी नंबर है उतनी ही कॉपीज़ ये बना सकता है, ठीक है। हो सकता है 15 से 100 कॉपीज़ बना दे, ठीक है। आज के टाइम में जो वेक्टर यूज़ किया जाता है प्रेजेंट के टाइम में, वो वेक्टर आपके जनरली कैसे होते हैं, इंजीनियर्ड होते हैं। दैट मीन्स कि उनको लैब में बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि वो आसानी से फॉरेन डीएनए के साथ मदद करें लिंक करने में, और रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स इनसे इन दोनों को सेलेक्ट करने में हेल्प करें कि कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में से सिलेक्शन में हेल्प करें, ठीक है। तो अब जैसे ना मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझाऊंगी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं। एक बार हम यहाँ पे आज हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, फिर कल उसके बाद का देख लेंगे, ठीक है। आज देखिए, जैसे कि अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्या बताई थी, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है, एक मिनट। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है, हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं बहुत सारे, ठीक है, ये मैंने प्लाज्मिड्स ले लिए,
और यहाँ पे आपके फॉरेन डीएनए हैं, ठीक है। फॉरेन डीएनए मैंने किसी के छोटे छोटे कट करके अब इन दोनों को मैंने एक ट्यूब में डाला, जिसमें मैंने EcoR1 भी डाला है। EcoR1 आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसके साथ मैंने DNA लाइगेज भी डाला है। ये सब मैं एक टेस्ट ट्यूब में डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मिड्स डाले हैं, उसमें फिर मैंने फॉरेन डीएनए डाले हैं जो मैं चाहती हूँ कि इनसे अटैच हो जाए। मैंने EcoR1 भी इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। मैंने DNA लाइगेज डाला है जो इनको अटैच करने में हेल्प करेगा। और फिर अब इसके बाद आपका क्या होगा, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा कि कुछ तो ऐसे होंगे आपके प्लाज्मिड जिनमें ये आपका फॉरेन डीएनए अटैच हो चुका होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें नहीं अटैच हुआ होगा, जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया या नहीं अटैच हुआ फॉरेन डीएनए। तो अब जिसमें ये आपका वो प्लाज्मिड जिसमें आपके फॉरेन डीएनए अटैच हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम आपका रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। और ऐसे जिनमें अटैच नहीं है उनको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या है, नाम से पता चले जो कंबाइन हो गए हों, और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जो नहीं हुए हों, दैट्स इट, ठीक है, बहुत सिंपली। तो उनको सिलेक्शन में हेल्प करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करता है। हमें पता चल जाता है कि कौन से रिकॉम्बिनेंट्स है और कौन से आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आए तो अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट जो आपका होगा वो इजी हो जाएगा। जब हम आपको यूज़फुल टूल्स वाला इसके बाद का टॉपिक जब देखेंगे तो वो आसान हो जाएगा। जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहली चीज़ देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बैक्टीरिया जो है, जब मैं प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो ये प्लाज्मिड जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ईजिली इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इस बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज़ है कि अगर हमने क्या किया कि एक चीज़ और आपको यहीं पे अगर समझ लेते हैं, जैसे कि देखो, अगर मैंने, हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कहीं भी। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया है, अगर ये प्लाज्मिड इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, है ना। और अगर नहीं करता है तो वो आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। कि मतलब जैसे अगर ये बैक्टीरिया है, इसके पास इसका खुद का डीएनए है, ठीक है, इसने प्लाज्मिड को मैंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, प्लाज्मिड इसमें इंट्रोड्यूस हो गया तो वो आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाते हैं। और अगर नहीं इंट्रोड्यूस हुआ तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 केस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और इसी में अब बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये मैं कल कराऊंगी, ठीक है, कल या परसों देखते हैं, मतलब क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहती हूँ एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने ये, बट स्टिल मैं चाहती हूँ आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। इसमें ना अगर मैं आपको एक बहुत ब्रीफ में सब कुछ बताऊँ तो बहुत इजी चीज़ें हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। पहली चीज़ कि क्लोन करना मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी बनाना, है ना। कि जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पर पेरेंट सिर्फ एक होता है ना, वहाँ पर हम बोलते हैं कि अरे ये तो अपनी जैसे क्लोन है, बिल्कुल अपने मम्मी जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन है। जहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट होगा, ठीक है, अगर 2 पेरेंट का मिक्सचर होगा तो वो क्लोनिंग तो होगी नहीं वैसे भी। तो क्लोन, जैसे डॉली शिप का नाम अगर आपने सुना होगा, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, वो क्लोनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। वो उसे क्लोन बोलते हैं, क्लोनिंग प्रोसेस होता है जो बहुत सारी कॉपीज़ बनाएंगे हम, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बात की, बहुत सिंपल में मैं आपको बता देती हूँ कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में इतनी काबिलियत होती है कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इन्हें क्रोमोसोमल डीएनए की ज़रूरत नहीं है, ये उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड खुद की एबिलिटी से रेप्लिकेट कर सकते हैं, इन्हें नहीं निर्भर रहने की ज़रूरत है क्रोमोसोमल डीएनए पे। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं इसमें हाई नंबर होता है पर सेल, इसमें हाई कॉपी नंबर होता है इसके जीनोम में, है ना। तो कुछ प्लाज्मिड्स में हो सकता है कि सिर्फ 1 कॉपी बने, हो सकता है 2, या फिर प्लाज्मिड में ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही सेल के अंदर आपका 15 से 20 कॉपियाँ बन जाएँ,
ठीक है, और ये नंबर आपका ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा कॉपीज़ बने तो हमें क्या करना होता है कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसे हमें लिंक करना होता है बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो पूरा प्रोसेस जो देखा है कि आपका जैसे प्लाज्मिड है, ये वो एरिया है, इधर मैं क्या जोड़ दूंगी अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, और इससे ये क्या होगा फर्दर आगे चल के, अब यहाँ पे जितनी इसकी क्षमता होगी ना इस प्लाज्मिड की, ये प्लाज्मिड मान लो 15 कॉपीज़ बना सकता है, तो इस फॉरेन डीएनए की भी 15 कॉपीज़ बन जाएंगी। मतलब मेन बात वो कहने का मतलब है उनका। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम में जो वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं वो आपका लगभग लैब में बनाए हुए वेक्टर्स होते हैं, ताकि हम ईजिली फॉरेन डीएनए को लिंक कर पाएँ, हम पता लगा पाएँ कि किस में ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन हो गया है, कौन एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट है, कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब बाकी का हम नेक्स्ट में करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। एंड वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे होता है ना कि मैं आपके कमेंट्स को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोलेंगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप खुद अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, जो भी है, जो भी आपके दिल में है, बट हाँ थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ मत कीजिएगा जो गाइडलाइंस के खिलाफ हो या कुछ भी। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।